नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हैप्पीएस्ट वर्ल्ड में। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार कर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ। जैसे सभी लोगों को आपको पता है कि हम ये जो सीरीज कर रहे हैं ये पार्ट 2 है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या घुटने का दर्द का। पिछले वीडियो में आपको हमने समझाया था कि जो हमारा घुटना होता है, नी जॉइंट होता है, उसका संरचना कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है और उसमें क्या खराब होता है, वो पार्ट वाइज हमने बताया था। फिर भी आज बोन मॉडल के जरिए थोड़ा उसको रिकेप कर देते हैं और बताते हैं। ये देखिए एक बोन मॉडल है। ये है हमारा थाई बोन, जो फीमर होता है। ये नीचे का जो बोन होता है, ये बड़ा वाला बोन, ये टिबिया होता है। और ये जो चक्की वाला जो बोन होता है सामने जो होता है, ये पेटला होता है। और साइड में पतला सा एक बोन है, ये फिबुला होता है। तो मेनली नी जॉइंट ये 3 बोन से होता है, 3 हड्डी से, ये फीमर, टिबिया और पेटला। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ लिगामेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये हो गया लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये हो गया आपका मेडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसके पीछे भी है कुछ लिगामेंट, पीसीएल है, एसीएल है। ठीक है। जो गद्दा वाला जो स्ट्रक्चर बताए थे, देखिए दोनों हड्डी के बीच में ये सब्सटेंस है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी दिख सकते हैं पीछे से, ये मेनिस्कस, ये गद्दा जैसा चीज है जो कि प्रोटेक्ट करता है दोनों हड्डी के बीच में घिसाव को और इम्पैक्ट को भी। ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये जो ब्लू जैसा जो चीज देख रहे हैं, ये ब्लू जैसा, ये एक कोटिंग होता है दोनों हड्डी के एंड में, दोनों साइड में। ये देखिए, ये सब जो है ये मेनिस्कस, ये कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो ब्लू जो लाइनिंग है, ये कार्टिलेज का एक लाइनिंग होता है जो कि हाईली इलास्टिक एंड मतलब बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बहुत स्मूथ होता है। इसके अंदर ही ऑयल जैसा साइनोवियल फ्लूइड रहता है। इसके वजह से लुब्रिकेशन होता है, जिससे कि हमारा जॉइंट खराब नहीं होता है यंग स्टेज में। लेकिन लेटर स्टेज में क्या होता है, ये जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये डैमेज हो जाता है, ये मेनिस्कस घिस जाता है, जो गद्दा जैसा स्ट्रक्चर है आपको बताए थे। तो ये क्या होता है, दोनों हड्डी घिसता है। फिर घिसने के बाद, हड्डी के थोड़ा घिसने के बाद, उसमें नर्व एंडिंग्स, जो छोटा छोटा पतला टहनी होता है नर्व्स का, वो एक्सपोज होता है। तो घिसने से क्या होता है, पेन शुरू हो जाता है और यहाँ फ्लूइड भी ज़्यादा जमने लगता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका एनाटॉमी बता दिया हमने, संरचना और पैथो एनाटॉमी भी हमने बता दिया। हाँ, एक चीज़ की यहाँ छोटा छोटा जो ये बॉर्डर में छोटा छोटा हड्डी भी बनना शुरू हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज में। ठीक है, मॉडरेट एंड एडवांस स्टेज में, जिसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। कुछ कुछ टुकड़े भी निकल जाते हैं, वो छोटा छोटा जो पीस होता है वो इधर रह के वो लकिंग भी करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक, पार्ट 2 का टॉपिक, जो इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, इसका कॉज क्या है, मतलब रिस्क फैक्टर क्या है, किस किस कारणों से होता है। जैसे आप सबको पता है कि ये डिजीज ज़्यादातर एल्डरली, ओवर 50 के एज में ज़्यादा दिखा जाता है। ऑल्दो यंगर स्टेज में भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आफ्टर 50 देखा जाता है, 50 साल के बाद। और तो एज एक फैक्टर हो गया कि 50 साल के बाद ये डिजीज ज़्यादा दिखा जाता है। दूसरा चीज़ है कि सेक्स, मतलब कौन से आप महिला हैं या पुरुष है, तो महिला में ये ज़्यादा दिखा जाता है। तीसरा चीज़ है कि ओबेसिटी, मतलब मोटापापन। तो इसमें क्या होता है, वेट ज़्यादा होता है बॉडी का। वेट ज़्यादा होने से क्या होता है कि प्रेशर आता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। अब आपको बताए थे कि नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है बॉडी का, तो उसका वेट भी उतना ज़्यादा लेता है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आप यूँ समझिए कि अगर आपका बॉडी वेट 1 किलोग्राम ज़्यादा हो गया, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है नी जॉइंट में 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब 4 किलोग्राम का लोड आता है नी जॉइंट में। तो इससे आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि आपका बॉडी वेट घटाने से कितना प्रेशर घट सकता है आपका नी जॉइंट, और उसका प्रोटेक्शन हो सकता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इसका। और एक चीज़ है, चौथा फैक्टर है कि कोई पुराना
इंजरी, वहाँ कुछ ट्रॉमा हुआ था क्या, कुछ इंजरी हुआ था कि जो कि जॉइंट को इन्वॉल्व किया हो, मतलब अराउंड द जॉइंट, जॉइंट के पास पास, जो जोड़ों के पास आसपास कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, उसमें अच्छी तरह वो नहीं बैठा था, या फिर उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं हुआ था, थोड़ा स्टेप रह गया था, तो वो भी लॉन्ग टर्म में आफ्टर मंथ्स और ईयर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस करता है। तीसरा चीज है कि कोई अगर आपका लिगामेंट का इंजरी हो, पुराना मतलब ACL एंटरक्रूशियल लिगामेंट जो हमने दिखाया था, PCL ये है कि ये ACL इधर है, ठीक है, तो कोई भी लिगामेंट का अगर इंजरी होगा प्रीवियस, तो ये स्टेबिलिटी नी जॉइंट का थोड़ा डिस्टर्ब होगा, माल अलाइन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो घिसना होता है ना हड्डी के बीच में, वो बैलेंस नहीं रहेगा, तो एक पार्ट ज्यादा घिसेगा, लैक्सिटी आएगा, तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस करता है। तो पुराना लिगामेंट इंजरी का भी एक रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और एक पांचवा चीज है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में कोई है, जो पिताजी हैं, माताजी हैं, अपना ब्लड लाइनेज का जो है उनका अगर है, तो आपका भी ज़्यादा चांस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो फ्यूचर में। और एक चीज़ है कि रिपीटेड छोटा छोटा ट्रॉमा, जैसे कि सम प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, हाई इम्पैक्ट गेम्स और स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे कि हो गया फुटबॉल, हो गया वेट लिफ्टिंग, हो गया, या फिर आपका लॉन्ग जंप जो एथलेट्स होते हैं, हाई जंप्स एथलेट्स होते हैं, उनका होता है, या फिर प्रोफेशनली भी अगर कुछ कर रहे हैं ऐसा, जो कि पैरा ट्रूपर्स है, डिफेंस में है, या फिर ज़्यादा लोड आता है नी में, अपना जो काम करते हैं, भारी भरकम वेट उठाते हैं, उनका भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि जो महिलाएं में ज़्यादा होते हैं, उनका काम ही ऐसा है कि घुटने पे बहुत प्रेशर आता है, कमर और घुटने में, तो उनको नीचे बैठना पड़ता है, बहुत सारा झुक के काम करना पड़ता है, तो वो भी एक कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और एक है कि आपका कोई डिफॉर्मिटी है क्या, पुराना कोई डिफेक्ट है क्या हड्डी में, या हड्डी में हो सकता है, या फिर जॉइंट में इटसेल्फ हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोन होगा, या फिर आपका हिप जॉइंट, ऊपर का जॉइंट, या फिर स्पाइन, जो रीढ़ का हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पेल्विक को आएगा, कमर पे आएगा, कमर से आके वो डिस्टर्ब करेगा, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा घुटने में, वो थोड़ा अनइवन रहेगा, उससे भी अनइक्वल फ्रिक्शन होने से, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा फ्रिक्शन का, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होने से वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। और एक चीज़ है कि कोई अगर पुराना कोई जॉइंट्स का इन्फेक्शन है था पहले, कोई भी कारण से भी हो, जॉइंट का इन्फेक्शन कोई कारण से भी हो सकता है, मतलब ब्लड से इन्फेक्शन से हो सकता है, या फिर कोई बाहर का कोई कांटा वाटा अगर अंदर चला गया हो, या फिर आप कोई लोकल कोई क्वाक से बार बार इंजेक्शन कुछ ले रहे हैं अंदर, जॉइंट के अंदर कुछ डाल रहे हैं वो लोग, तो इन्फेक्शन होके वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस करता है। तो ये सब हो गया आपका जो कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसमें हमने बताया डिटेल से कि किस किस कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके बाद हम उसका जो क्लिनिकल फीचर्स होता है, मतलब लक्षण क्या क्या होते हैं, जो कि पेशेंट आपको, जो पेशेंट हैं उनको क्या क्या फील होता है। पहला तो है कि आप सबको जैसे कि पता है कि पेन तो होता है, तो पेन पहले शुरू से कम होगा, या फिर कोई टाइम में होगा, ज़्यादा चलने से होगा, या फिर सवेरे उठने से पहले होगा पेन, ठीक है। फिर ये क्या होगा कि थ्रू आउट द डे भी रह सकता है, रात को डिस्टर्ब भी कर सकता है आपको पेन, कोई ज़्यादा चल दिए, कोई ज़्यादा काम कर दिए तो पेन होता रहता है। और एक चीज़ होता है कि स्वेलिंग होता है, जो आपका स्वेलिंग होगा वो पहले तो एक जगह पे हो सकता है, पूरा चारों घुटने के चारों तरफ भी सूजन हो सकता है। जो नी जॉइंट का बैक साइड में वहाँ भी स्वेलिंग हो सकता है, उसका एक रीजन है बेकर सीस्ट भी हो सकता है। बेकर सीस्ट मतलब एक पाउच जैसा हो जाता है, उसमें फ्लूइड जम जाता है, और वो अगर फट जाए, कोई ट्रैप हो गया या कोई भी कारण से फट जाए, तो आपका जो काफ मसल्स है वहाँ भी पेन जा सकता है। तो ये हो गया एक स्वेलिंग, पेन हो गया, आपका स्वेलिंग हो गया, वहाँ थोड़ा रेडनेस आएगा, मतलब लालीपन आ जाएगा जॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये पेशेंट का ओन जो कंप्लेंट्स होता है। या और क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब जितना उसका मुड़ाव है, रेंज ऑफ मोशन होगा जो जॉइंट का, वो थोड़ा घट जाएगा, कम, वो अगर
मोड़ सकते हैं तो कम मोड़ेंगे, सीधा पूरा नहीं कर पाएंगे, ये सब होगा। फिर आ जाएगा उसका स्टिफनेस भी होता है। स्टिफनेस मतलब जाम, मतलब टाइटनेस आ जाना, ठीक है। तो ज़्यादातर ये कंप्लेन मॉर्निंग में होता है और विंटर सीजन में ज़्यादा होता है कि आपका नी जॉइंट आपको टाइट थोड़ा लगेगा, मॉर्निंग में ज़्यादा टाइट लगेगा। उसके बाद थोड़ा काम करने के बाद ये आपका टाइटनेस थोड़ा घट सकता है, लेकिन ये स्टिफनेस रहता है उसमें। और आपका मूवमेंट भी, जो बोला था कि मूवमेंट थोड़ा आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ होता है क्रेपिटस। क्रेपिटस मतलब कुछ अंदर से फूटने जैसा आवाज़ आएगा, छोटा छोटा, या फिर घिसना एक आवाज़ आएगा, ग्रेटिंग सेंसेशन जो जिसको बोलते हैं। वो फील भी करते हैं पेशेंट की यहाँ थोड़ा घिसना जैसा हो रहा है, कुछ अंदर से घिसा हो रहा है या फिर फूटना जैसा हो रहा है, क्रेपिटस बोलते हैं उसको। और एक चीज़ है कि उसका इंस्टेबिलिटी जो होता है, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, नी का बैलेंस नहीं रहता। सभी केस में नहीं, कुछ केसेस में उनको फील होगा कि उनका जो बैलेंस थोड़ा जा रहा है, मतलब अनस्टेबल लग रहा है, कोई पावर इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो सकता है। और एक चीज़ है कि उनको, पेशेंट को पता भी चल सकता है, नहीं तो डॉक्टर पता चलेंगे कि उनका जो मसल्स होगा, थाई का मसल्स होगा, काफ का मसल्स होगा, उसमें भी थोड़ा वेस्टिंग हो जाता है। मतलब ये जो ज़्यादा पेन होता है तो वो पेशेंट बचा के रखता है वो लिम्ब को, तो वेस्टिंग हो जाएगा, मतलब थीन हो जाएगा, मसल मास थोड़ा घट जाएगा उधर, ये सब होता है। और एक चीज़ है, ये जो हमने लक्षण सारे बताए, और डॉक्टर क्या देखेंगे उसको साइंस बोलते हैं। ये जो सब बताए लक्षण, ये सिम्टम्स होता है, और डॉक्टर जो बताएंगे वो साइंस होता है, ठीक है। साइंस, SIGN, साइंस। तो ये जब सब हो गया तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन हम बताए, और बहुत सारे डिजीज है जो कि ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई कमर का दर्द है, कमर का दर्द स्पाइनल कॉर्ड का नीचे का आपका घुटने तक भी रेडिएट करता है, वो उधर से जाके उधर, तो वो भी कंफ्यूज कर सकता है। क्या क्या कंडीशन कंफ्यूज कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ वही हम बता रहे हैं। एक तो हो गया लो बैक पेन, जो कि स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है कि आपका अगर महिला में ज़्यादा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, उनका जो एब्डोमेन जो पेल्विस होता है, वहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी रेडिएट करता है, नीचे जाता है, और घुटने में पेन होता है, ठीक है। ये सब हमको भी दिमाग में रखना पड़ता है और उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। और कोई लिगामेंट और मेनिस्कस का अगर इंजुरी होगा वो भी ऐसे प्रेजेंट करेगा, या फिर कोई इन्फेक्शन होगा वो भी प्रेजेंट करेगा ऐसे, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस ऐसा जो। और अदर आर्थराइटिक कंडीशंस लाइक रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर कोई एक्यूट रिमाटिक फीवर हो सकता है, या फिर कोई इंजुरी। तो कोई इंजुरी में भी ये सब सिम्टम्स आ सकता है। अब आते हैं डॉक्टर के पास, जब आते हैं तो डॉक्टर क्या क्या एलिसिट करते हैं, क्या देखते हैं। जो साइंस हमने बताया वो, आपका जॉइंट के ऊपर हाथ रखेंगे तो गर्माहट रहेगा, जो लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, थोड़ा गर्म लगेगा, वो रेडनेस तो आएगा, हमने बताया था। और तीसरा चीज़ है कि वहाँ जॉइंट लाइन होता है हमारा, हम वहाँ दबा के देखने से तो पेशेंट को पेन कंप्लेन होता है, ज़्यादातर भीतर के साइड में ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। उसके बाद क्रेपिटस जो बताए थे, हमको भी पता चलता था कि जॉइंट हाथ रख देंगे घुटने के ऊपर, उसको मूवमेंट करके तो हमको फील होगा क्रेपिटस हो रहा है या फिर ग्रेटिंग सेंसेशन हो रहा है। और कोई डॉक्टर क्या देखेंगे, और कोई डिफॉर्मिटी है क्या, जो आपका घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है वो अंदर से उसी घुटने का प्रॉब्लम है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, या फिर बाहर से कोई फैक्टर के लिए वो हुआ है। तो क्या होता है कि आपका अगर स्पाइन थोड़ा टेढ़ा है, या स्पाइनोपेल्विक डिफॉर्मिटी जो बोलते हैं, उससे भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, जो वजन का डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर होता है, तो वो भी करता है, ठीक है। तो वो देखेंगे। और कोई डिफॉर्मिटी है क्या जॉइंट, जैसे कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, थोड़ा बैंड है क्या रहेगा। पेशेंट को अगर सीधा करने के लिए बोलेंगे फिर भी थोड़ा वो पूरा सीधा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बैंड होके रहता है, ठीक है। और क्या होगा, जो बॉइंग, मतलब बॉइंग जो धनुष जैसा, बाहर की तरफ भी वो बैंड हो सकता है, नहीं अंदर की तरफ भी, जो भालगस बोलते हैं उसको, अंदर की तरफ बैंड होता है तो भालगस बोलते हैं, बाहर की तरफ बैंड होता है तो वायरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और ये जो सीधा नहीं कर पाता, ये हो गया। आपका मसल्स का वेस्टिंग भी वो देखेंगे, जो थाई का मसल जो हमने
थोड़ी देर पहले बताया था। वेस्टिंग देखेंगे, क्या क्या स्वेलिंग से देखेंगे कि स्वेलिंग तो बहुत सारा टाइप का होता है, हार्ड स्वेलिंग या फिर सॉफ्ट स्वेलिंग। ठीक है, सॉफ्ट स्वेलिंग होगा तो किस लिए हो रहा है, पानी जम के मतलब फ्लूइड जम के वो उधर हो रहा है क्या, ज़्यादा फ्लूइड जमा है क्या, उसका भी एग्जामिनेशन हम करते हैं। जो नी जॉइंट के पीछे पालपेट करके मतलब हाथ मार के हम देखते हैं कि वहाँ कोई अलग मांस है क्या, जो हमने बताया था कि बेकर सिस्ट बोलते हैं, वो है क्या, तो वो सब है। या फिर जो स्वेलिंग है वो थोड़ा हार्ड है, हार्ड कंसिस्टेंसी है, सख्त लग रहा है, तो वो क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स होता है। तो ऑस्टियोफाइट जो डिजेनरेशन होता है, हमारा कार्टिलेज जो हमने बताया था, जो ये जो कार्टिलेज सब डैमेज हो जाता है, इसके बाहर की तरफ बोन भी फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन, पीछे भी एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। यहाँ ज़्यादा ऑस्टियोफाइट हो जाएगा, थोड़ा टूट के बाहर भी रखेगा, फ्री रहेगा ऑस्टियोफाइट्स। तो इसी के लिए ही जो लकिंग होता है, आपका जो लक्षण में एक लकिंग होता है। क्या होता है कि आपका नी थोड़ा आप बेंड कर दिए, एक पोजीशन में वो लक हो जाता है, फिर अब अगर आप नी को इधर उधर करेंगे तो फिर फ्री होके ये बेंड हो जाएगा, इसको लकिंग। ये क्यों होता है कि जो फ्री ऑस्टियोफाइट्स होता है ये यहाँ जाम हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, इसीलिए लकिंग होता है। ठीक है, तो और ग्रेटिंग क्यों होता है ये हम बताए थे। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो स्काई कलर का, जो ब्लू कलर का जो मार्किंग्स है, ये कवरिंग्स है, ये अगर खराब हो गया तो ये क्या होता है, ये बहुत स्मूथ होता है, बहुत ही स्मूथ और थोड़ा इलास्टिक जैसा होता है। नीचे जो आएगा बोन रफ होगा, हार्ड होगा, तो घिसना का साउंड फील भी होता है पेशेंट को, और डॉक्टर को भी पता चलता है कि ये घिस रहा है। ठीक है, क्रेपिटस होता है। और अगर छोटा ऑस्टियो है, इसके बीच में अगर अटक गया पीछे या यहाँ, तो लकिंग भी हो सकता है और क्रेपिटस फुटने जैसा आवाज भी होता है, वो जब आगे पीछे होता है तो क्रेपिटस बोलता है। तो ये हो गया आपका। और एक चीज होता है कि डॉक्टर हम जो देखते हैं कि वो पेशेंट जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, मतलब थोड़ा जब हम नॉर्मल इंसान चलता है तो सीधा चलता है, अगर उसका बॉइंग हो गया, डिफॉर्मिटी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो थोड़ा इधर ऐसे 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 चलेंगे, तो वो वाडलिंग कैट बोलते हैं। ठीक है, और उनका हम एग्जामिन ये भी करते हैं कि स्पाइन का एग्जामिनेशन करेंगे, लैक्सिटी चेक करेंगे, तो स्टेबल है कि नहीं जॉइंट, उसको भी चेक करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया डिटेल से कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है और इसका लक्षण क्या होता है, डॉक्टर के पास जाने के बाद ये क्या क्या जो साइंस वो एलिसिट करते हैं, जिससे और क्या क्या कंडीशन इसके साथ कंफ्यूज कर सकता है, जिसको हम रूल आउट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 का वीडियो होगा, उसमें हम जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का जो ट्रीटमेंट, जो प्रिवेंशन भी बोलेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। प्रिवेंशन मतलब निराकरण, क्या करने से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट आएगा जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पहले आएगा और सर्जिकल ट्रीटमेंट फिर नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद इतना टाइम देखने के लिए, और आप कृपया हमारा जो तीसरा वीडियो है देखिए, इसके बारे में पूरे जानकारी के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी आपको जानना है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नमस्ते।